नमस्कार। आदाब। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसने एक नया आयाम लिया है या एक नई अ, उसमें इंटर कर रहा है। जैसे कि यूक्रेन ने रिक्वेस्ट की है अमेरिका से और बर्तानिया से कि वो उसको अलाउ करें, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उनका इस्तेमाल वो कर सके रशिया में मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने के लिए, जो बहुत दूर इंटरनल रशिया के अंदर जो है उसके लिए। और आज इस मसले पे अमेरिका के अंदर बातचीत भी हो रही है। बाइडेन और स्टार्मर, जो कि बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बीच में बहुत से लोगों का मानना यह है कि ऐसा लगता है कि इसका स्तर बढ़ने जा रहा है और शायद उनको परमिशन मिल जाए। अमेरिका शायद डायरेक्ट ना आए, बल्कि कई तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। वो फ्रांस, ब्रिटेन को अलाउ करे कि वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या हो सकता है कि रोक दे। लेकिन लगता यह है कि वार का एस्केलेशन होना, फैलाना पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन की हालात बहुत खराब है, जो मैं बाद में बात करूंगा। अब ये देखना है कि किस तरीके से वहां के ऊपर होता है। दूसरी तरफ ये भी है कि रशिया ने आज 6 डिप्लोमेट्स को, जो ब्रिटेन के थे, उनको एक्सपेल कर दिया, अपने मुल्क से निकालने की नोटिस दे दी। कहा है कि ये लोग जासूसी कर रहे थे, स्पाइंग के इनके खिलाफ थे। रशिया ने ये भी वार्न किया है, कहा है कि वो अमेरिका और इसराइल, अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो यूक्रेन को ये वेपन इस्तेमाल, रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की परमिशन न दे। दूसरी तरफ ये भी है, रशिया का कहना ये, खासतौर से प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा, अगर ऐसा होता है तो उनका मानना ये है कि ये नेटो के खिलाफ युद्ध होगा। इसका मतलब ये कि नेटो पूरी तरीके से युद्ध में कूद चुका है। अभी तक तो वो इनडायरेक्ट था, लेकिन इस हरकत से, इस इस्तेमाल से नेटो टारगेट लिस्ट में उनके भी आ सकता है। और उन्हीं ने पहले भी कहा है कि वो, अगर ऐसा होगा तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात उन्हीं ने कहा है। ये सही है कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जो हैं, यही नहीं बल्कि फ्रांस, सभी यूरोप के देश, नाटो मेंबर्स ज्यादातर जो है, वो चाहते हैं कि युद्ध का विस्तार हो, तभी रशिया को नुकसान भारी पहुंचेगा। और पुतिन की, देखिए, मेन चीज किसी भी युद्ध की होती है, उसके ऑब्जेक्टिव होता है। अमेरिका और बर्तानिया का ऑब्जेक्टिव ये है कि रशिया को कमजोर करना, पुतिन की हुकूमत का तख्ता पलटना, यानी रिजीम चेंज रशिया के अंदर, और एक ऐसी रिजीम का गठन कराना जो कि अमेरिका से और पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध बनाने पे राजी हो। अच्छे संबंध तो पुतिन भी बहुत साल तक चाहते थे कि बने रहे, और अच्छे संबंध तो पुतिन से पहले भी थे, कोशिश की थी, लेकिन रशिया जो चाहता था वो नहीं मिल पाया उसको वहां से। और उन लोगों को लगा कि उन लोग का, रशिया का बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं अमेरिका के साथ स्पेशल रिलेशनशिप बनाने में, येल्सिन के पीरियड में जैसा था, या गोर्बाचोव के समय में जिस तरीके से था। तो वो इसको लेके थोड़ी चिंता बनी हुई है। अब ये देखना ये है कि किस तरह का मामला वहां पे बनता है। इसी के ये नया जो एलिमेंट आने जा रहा है, अगर आ जाता है तो बहुत युद्ध चारों तरफ फैल जाएगा। कई कारण है इसके आने की। पहली बात तो ये है कि, सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन में यंग लड़कों की बहुत कमी है। और दूसरी तरफ ये भी है कि हमने पहले भी बताया था कि यूक्रेनियन सोल्जर जो है फ्रंट लाइन से बहुत से डिजर्ट कर रहे हैं, भाग रहे हैं। उनको लगता है कि वो मारे जाएंगे और कोई हासिल उसूल है नहीं उनको। दूसरी बात ये भी है कि उनको ये लगने लगा है कि ये जंग जीती नहीं जा सकती,
बहुत अनइक्वल है, रशिया बहुत स्ट्रांग है। और ये भी लग रहा है कि रशिया के पास जो रशिया ने जिन यूक्रेनियन टेरिटरी पे कब्जा किया, उसका छुड़ाना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल है। हालांकि यूक्रेन जो है वो कुछ एरियाज में, जो उसके बॉर्डर के एरियाज था, खासतौर से कर्स रीजन में, उसने काफी अंदर गया और उसने कुछ जमीनों पे भी, कुछ विलेजेस पे भी कब्जा कर रखा है। रशिया उसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा। रशिया कह रहा है कि हम खाली करा लेंगे। रशिया का दूसरी तरफ जो उनका प्लान है वो वैसे ही जारी है वॉर का। और बल्कि तब जब से ऐसा हुआ है, रशिया बहुत लीथल वेपन का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। यूक्रेन का कहना ये है कि वो जब इस तरह के वेपन कर रहे हैं तो उनको भी हक होता है कि वो भी लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ कर सके। अब ये देखना है कि ये जो है इनके यहाँ यूक्रेन में बहुत समस्याएं हैं। एक तो मैंने बताया कि यंग लड़के लड़कियां नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि जो रीजन है उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है वहां को भी लेके। तीसरी बात यह है, पॉपुलेशन में बहुत यूक्रेन की पॉपुलेशन में बहुत कमी आ गई है। और ऐसा लगता है कि उसकी पॉपुलेशन जो थी पहले 45 मिलियन थी, जो घट के अब लगभग 17 मिलियन हो गई है। लेकिन पिछले दिनों कुछ लोग वापस आए जिनको वहां पे असाइलम नहीं मिल रहा है पश्चिमी देशों से। यूक्रेन की हालत इतनी बुरी है, लोगों को लगता है कि वहां कोई फ्यूचर नहीं। तो यंग लड़के समझते हैं कि ये अच्छा मौका है यूरोप में जाके वहां पे सेटल होने का, इतनी बड़ी तादाद में वहां पे जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि जो बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं वो भी वहां पे से मूव कर रही हैं, इसलिए कि लेबर की भी शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट बहुत है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत सी रशियंस ने बहुत से पावर प्लांट्स जो हैं उनको ध्वस्त कर दिया है। लोग जो हैं वो सिर्फ एसेंशियल कम्योडिटीज खरीद रहे हैं। कारोबार बिल्कुल ठप है वहां के ऊपर काफी हद तक। और इसके चलते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहीं आता है जहां पे इनको फायदा होता है, प्रॉफिट की वो बाहर की कंपनीज को नजर नहीं आ रहा है। ये अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन जगहों से उनको काफी इकोनॉमिक वेट मिल रही है जिससे मुल्क चल रहा है। एग्रीकल्चर उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। बल्कि मैं कहूँगा उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि शिपिंग में दिक्कत होती है बार बार और वो अपना सामान पहुंचा नहीं पाते। अब फिर यह है कि जो ऑब्जेक्टिव्स इन लोगों ने सेट किए हैं वो बहुत बड़े हैं। इसलिए कि यूक्रेन से रशिया, यूक्रेन के माध्यम से की मदद से रशिया के रिजीम को तोड़ना, उसको कमजोर बनाना, फिर उसके बाद वहां पे बदलाव आ जाना, यानी इतना कमजोर कर दे कि वहां की जनता स्वयं खड़ी हो जाए। क्योंकि रशिया के अंदर नेशनलिज्म बहुत है और रशियन नेशनलिस्ट जो है वो कभी नहीं चाहते कि किसी अमेरिका या पश्चिमी देशों का रशिया के ऊपर वर्चस्व हो या रशिया उनके मातहत हो जाए। उनका अपनी एस्पिरेशन है, वो दोबारा से एक बड़ी पावर के रूप में बनना चाहते हैं। और रशिया के अंदर काफी इस तरह की टेंडेंसीज तो हैं ही, लेकिन साथ में ये कि उनके पास बहुत से बड़ी संख्या में एक तो उनके पास टेक्नोलॉजी भी है और दूसरी बात यह है कि उनके पास साइंटिस्ट भी बहुत से। दोबारा से रशिया फिर बहुत सी टेक्नोलॉजीज में आगे आ रहा है बहुत तेजी के साथ, जिसका खतरा यूरोपियन मार्केट को भी लगता है, यूरोप के जो मार्केट हमको लगता है। उन्हीं ने जो S-400, S-500, फिर उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल्स और दुनिया भर की जो चीजें बनाई हैं वो चौंका देने वाली। मिलिट्री फील्ड में फिर उसके बाद सिविलियन सेक्टर में भी बहुत से सेक्टर्स में, चाहे ऑटोमोबाइल हो या सिविल एविएशन का सेक्टर हो या मेडिसिन में हो, उनकी स्पुतनिक मिसाइल, स्पुतनिक जो उन्हीं ने बनाई थी वैक्सीन, वो दुनिया की अच्छी वैक्सीन में से एक थी। तो वो
बहुत सी फील्ड में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिससे यूरोप को लगता है कि उसके मार्केट में असर पड़ेगा। रशियन मार्केट सामान जो होता है वो स्टडी होता है, काफी स्ट्रांग होता है, सस्ता होता है, स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते होते हैं। तो इस वजह से उनको लगता है कि मार्केट। दूसरी बात यह कि रशिया की जो पूरी कोशिश है वार दो तरफ से हो रही है। एक तरफ तो वो यूक्रेन से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स का गठन में रशिया काफी इन्वॉल्व, यानी ग्लोबल साउथ के बहुत से देश जो है वो ब्रिक्स के मेंबर बनना चाहते हैं। जाहिर सी बात है सबको तो वो मेंबर अभी नहीं बना रहे, मगर उनकी जो पॉलिसीज है उसको बहुत से देश अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए न केवल ब्रिक्स के मेंबर बल्कि बहुत से और दूसरे मेंबर्स ने भी कहा है। सऊदी अरेबिया जो अभी मेंबर नहीं है, हालांकि इच्छुक वो भी है, उसने ऑलरेडी चाइना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें वो डॉलर के बजाय लोकल करेंसी में, अपनी करेंसी में रियाल और फिर चाइनीज युआन में ट्रेड होगा। इंडिया और यूएई के बीच में रुपी दिरहम में ट्रेड की बात हो गई है। तो इस तरह से बहुत से देश हैं जो चाहते हैं कि लोकल करेंसीज में अपनी डिपेंडेंस जो है वो अमेरिका पे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा अमेरिका को लगता है कि ये आने वाले समय में अगर ऐसा होता है तो अमेरिकन इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी में वो हैसियत नहीं रह जाएगी जो पहले थी। मैं बार बार एक चीज जरूर कहता हूं कि अमेरिका अभी भी सबसे पावरफुल मुल्क है, सबसे शक्तिशाली के साथ साथ इकोनॉमिकली भी बहुत पावरफुल है। अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता भी है तो भी अमेरिका नंबर 1 रहेगा। और दूसरी तरफ ये भी है, लेकिन ये है कि उनको खतरा बहुत सा नजर आ रहा है। एक तरफ तो यूक्रेन की जो जंग है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। लोग वहां चाहते हैं अमन शांति हो, बातचीत हो, सुलह हो, आम रिकंस्ट्रक्शन का काम चले, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ ये एक और तलब बात यह है कि दूसरी तरफ इजराइल भी चाहता है कि युद्ध का विस्तार। वो गाजा के अंदर उलझे हुए हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, 11 महीने हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि फैल जाए जंग, ईरान तक पहुंच जाए। रशिया चाहता था। ये जो सबसे बड़ी समस्या है पश्चिमी देशों की, वो अपने पॉलिटिकल या उनके जो इंटरेस्ट होते हैं या उनके जो वो डिप्लोमेसी से सॉल्व नहीं करते, बल्कि उनकी कोशिश होती है युद्ध से सॉल्व करने। और अगर हम देखें 125 साल का, पिछले का 124 साल का इतिहास अगर हम देखें तो कितनी जंगें हुई यूरोप में, कितना खून खराबा हुआ, कितने लोग मरे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बड़ी जंगों में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर छोटी जंगें बहुत सी हुई बाल्कन रीजन में। फिर उसके अलावा हमने देखा है कि वियतनाम, इंडो चाइना में, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया और अफ्रीका के कई देश बर्बाद हो गए इस चक्कर में। वहां पे फ्रांस का वर्चस्व, फ्रांस भी इसी तरह से कर रहा है। ये बड़ी समस्या है कि अगर उनका नेशनल इंटरेस्ट हट होता है, नेशनल इंटरेस्ट जो होता है जुड़ा हुआ इकोनॉमी से होता है, तो वो सीधी वार की पहले कंटेनमेंट की बात करते हैं, फिर उसके बाद रिजीम चेंज की बात करते हैं, और फिर वॉर की बात होती है। जब रिजीम कमजोर हो जाती है तो युद्ध की बात हो जाती है। अभी तो नहीं लगता कि रशिया इतना कमजोर हो गया है कि उसके ऊपर अटैक कर दिया जाए और वो युद्ध से बच सके, बल्कि बहुत भयानक युद्ध होगा अगर रशिया अपने वेपन्स का इस्तेमाल करता है जो उसके पास है। इसलिए कि अभी तक यूक्रेन वॉर में उसने अपने अच्छे वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया है। ज्यादातर जो इस्तेमाल किए हैं वो उसने जो सोवियत एरा के वेपन्स थे जो स्टॉक्स में थे उनके पास, उनका इस्तेमाल किया। ईरान से शहीद ड्रोन्स या अब एक शिकायत और भी है पश्चिमी देशों को कि वो ब्रिटेन का कहना यह है कि वो उसको यूक्रेन को परमिशन मिलनी चाहिए ये इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि रशिया जो है वो ईरान से मिसाइल्स ले रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स ले रहा है, इसलिए उसको भी हक होना चाहिए। लेकिन यह है कि वो परमिशन मैंने बताया कि नहीं दे सकते, क्योंकि जो ब्रिटिश या फ्रेंच या यूरोप के जो
डिफेंस प्रोडक्शन है, उसमें अमेरिकन कंपोनेंट काफी होता है। न तो वो बेच सकते हैं बगैर अमेरिका की परमिशन से अपने वेपन सिस्टम को बहुत से, और न ही वो परमिट कर सकते हैं इसका इस्तेमाल को बगैर अमेरिका के परमिशन से थर्ड कंट्रीज। इस कारणवश ये एक समस्या है उनके सामने। अ, अगर ऐसा होता है तो मुझे तो लगता है कि फिर तो यूरोप और मिडिल ईस्ट ये एक बहुत बड़ी जंग बन जाएगी। और अमेरिका में जो हॉक्स हैं, या यूरोप के अंदर जो वो वॉर लॉबी है, जो चाहती हैं कि वॉर हो, न्यू कॉन्स वगैरह, उनका मानना ये है कि ये मसले हमेशा के लिए, अगर रशिया कमजोर होता है, रशिया में रिजीम चेंज होती है, तो ईरान भी कमजोर हो जाएगा, चाइना भी कमजोर हो जाएगा, और ये जितने मिलिटेंट ग्रुप्स जो एंटी अमेरिकन है वहां पे बने हुए, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, और ये सब कमजोर हो जाएंगे। इसराइल फिर से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और इसराइल भी अपना जो उसके बड़े इंटरेस्ट हैं, खासतौर से ग्रेटर इसराइल बनाने में कामयाब हो जाएगा। ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कंप्यूटर्स पे बना के बोलने के लिए, मगर इनको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि इतनी जंगें अमेरिका ने लड़ी, उसमें अभी तक तो उनको कामयाबी मिली नहीं, चाहे वियतनाम की जंग हो या चाहे वहाँ की हो, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, इन सब जगह पे नाकामयाबी। क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी लोगों में प्रमोट कीजिए। हमारा आपसे अनुरोध, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। धन्यवाद।